चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्या होता है देख लेते हैं। क्या है सवाल? ना m is said to be related to n if m and n are integers and m minus n is divisible by 13. Does this define an equivalence relation? तो कंडीशन दे दिया गया है, m और n दो वेरिएबल दिए गए हैं, दोनों को इंटीजर बताया गया है और m और n के बीच का रिलेशन चेक करने के लिए बोला है कि m माइनस n इज डिविजिबल बाय क्या होगा? 13 होगा। तो ये रिलेशन क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? तो चेक करने का तरीका हमारा सेम ही रहता है। तो क्या करेंगे? पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो m माइनस n का रिजल्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 इज डिविजिबल बाय 13, सो r इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ से हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लिए। अब आ जाता है सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होगा ना, एम एन दोनों बिलोंग्स टू आर होगा। तो m माइनस एन इक्वल्स टू 13p। p एक इंटीजर पकड़ लेते हैं, मतलब इट इज डिविजिबल बाय 13। तो m माइनस एन अगर डिविजिबल बाय 13 होगा तो n माइनस m क्या डिविजिबल बाय 13 होगा? आराम से होगा, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव का रिजल्ट आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? n माइनस एम इक्वल्स टू 13 माइनस पी। माइनस पी बिलोंग्स टू जेड। अगर p बिलोंग्स टू जेड होगा, माइनस पी भी बिलोंग्स टू जेड होगा। बोले क्यों? जेड इंटीजर को डिनोट करता है। इंटीजर का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो उस हिसाब से एन एम बिलोंग्स टू आर, मतलब आर हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों देख लिए। अब सेम देख रहे हैं ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे ना, एम एन बिलोंग्स टू आर, एन ओ बिलोंग्स टू आर। तो एम एन बिलोंग्स टू आर होने से m माइनस एन इक्वल्स टू 13p डिविजिबल बाय 13। p एक इंटीजर पकड़ लिए। n माइनस ओ इक्वल्स टू 13q। q एक इंटीजर पकड़ लिए। तो p और q दोनों इंटीजर हो गए और ये दो कंडीशन हमारा डिविजिबल बाय 13 ये दिया हुआ है। अब चेक करना है कि mo डिविजिबल बाय 13 होगा कि नहीं। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, n कैंसिल हो जाएगा। तो m माइनस ओ आ जाएगा 13, कॉमन लेने से p प्लस q। अब p प्लस क्यू का रिजल्ट भी तो बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि p और q दोनों ही इंटीजर था और सम ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर ही होता है। तो p प्लस क्यू भी क्या हो गया? जेड इंटीजर में आ गया। तो m और o भी क्या हो गया? बिलोंग्स टू r। इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 13, सो r इज ट्रांजिटिव। तो हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाने से ही हम उस रिलेशन को क्या कह पाएंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चलिए दोस्तों, चले आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या है ना, लेट R be a relation on the set A of ordered pair of integers defined by x comma y relation u comma v if xv equals to yu so that R is an equivalent relation। एक सेट दिया गया है A का, उसमें हमारा कुछ एलिमेंट है इंटीजर्स है। उसमें कैसे इंटीजर पकड़ रहे हैं ना, एक्स वाई को और यू भी को हम लोग इंटीजर पकड़ रहे हैं और उनके बीच में एक रिलेशन रहेगा। क्या रिलेशन होगा ना, एक्स भी का रिजल्ट वाई यू के प्रोडक्ट के रिजल्ट के साथ क्या होगा? सेम होगा। तो इस रिलेशनशिप को हम लोग को एस्टेब्लिश करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मतलब इसको हम लोग को दिखाना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों होने वाले हैं। तो हम लोग पकड़ लेते हैं, पहले रिफ्लेक्सिविटी को चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे ना, हम लोग एक्स वाई यू भी तो दिया हुआ एलिमेंट है, हम इसको छोड़ के कोई एक एलिमेंट पकड़ते हैं ए और बी, जो दो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है। अब ए बी एलिमेंट का ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होगा तब हम उसको क्या बोल पाएंगे ना, रिफ्लेक्सिव बोल पाएंगे। मतलब क्या होना है ना, हम लोग देखेंगे ए बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट होगा ए बी, वो एक्स वाई यू भी जिसका भी वैल्यू होगा वो ए बी को ही हम लोग पकड़ लेते हैं। तो ए बी बिलोंग्स टू क्या होगा? आर होगा। तो उस हिसाब से दोनों ही अगर ए बी होता है तो ए के साथ बी और ए के साथ बी, ए बी इक्वल्स टू बी ए, यही कंडीशन बनेगा। जैसे यहाँ पे है एक्स बी इक्वल्स टू वाई यू, इसको अगर ए बी पकड़ेंगे तो ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी, रिजल्ट क्या होता है? सेम होता है। ए के साथ बी को मल्टीप्लाई, बी के साथ ए का मल्टीप्लाई, दोनों ही सेम, मतलब ए बी रिलेशन ए बी। आप बी ए बी बोलो, मीनिंग सेम चला जाएगा। एक्चुअली ये ए बी ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑर्डर है एक्स के साथ भी का, मतलब पहला एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट का सेकेंड वाला हिस्सा, मतलब ए के साथ बी और यहाँ से बी के साथ ए। तो उस हिसाब से ए बी रिलेशन ए बी, तो दोनों ही सेम आ गए। सेम आ गए मतलब रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। ये अगर बी ए हो जाता तो भी नहीं भी कह सकते थे, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्सिविटी में क्या रूल्स बताया गया है? दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ए का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पर भी ए बी, तो हमारा वही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ए बी के साथ ए बी क्या आ रहा है? सेम रिलेशन में आ रहा है, मतलब आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। ऐसे करके हम लोग पहला रिफ्लेक्सिविटी को एस्टेब्लिश करेंगे। अब दूसरा में आएंगे सिमेट्री में। सिमेट्री क्या पकड़े ना, एक्स वाई एक एलिमेंट है, यू भी एक एलिमेंट है ए सेट का।
अब यहाँ से एक्स वाई रिलेशन यू भी, तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं एक्स बी इक्वल्स टू वाई यू, जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन ही हमारा था। अब थोड़ा साइड में घुमा लेते हैं, एक्स बी को लिखते हैं वी एक्स और वाई यू को लिखते हैं यू वाई। तो उल्टा करने से रिजल्ट क्या होगा, बोला सेम प्रोडक्ट का रिजल्ट आगे पीछे करने से कोई चेंजेस नहीं, एक्स बी का जो रिजल्ट होगा वी एक्स का सेम होगा। अब इसको साइड चेंज करवा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यू वाई इक्वल्स टू वी एक्स। तो देखो पहले वाले में यू भी आ गया, रिलेशन क्या आ गया, एक्स वाई आ गया। तो देखो हमारा जो कंडीशन था ये उसका रिवर्स कंडीशन। सिमेट्री में क्या होना था, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। यहाँ पे एक्स वाई रिलेशन यू भी था तो आ गया यू भी रिलेशन एक्स वाई, उल्टा बन गया, मतलब ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। आर हमारा सिमेट्रिक हो गया, प्रूफ हो गया यहाँ पर भी। तो रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्री दोनों कंडीशन हमारा एस्टेब्लिश्ड हो गया। अब तीसरा कंडीशन ट्रांसिटिविटी चेक करना है। यहाँ पे दो कंडीशन हम लोग गिवन ले लेंगे, तीसरा कंडीशन वहां से जो अराइज होगा उसको चेक करेंगे। तो हम लोग एक्स वाई यू भी और पी क्यू तीनों एलिमेंट पेयर को हम लोग ए सेट का हिस्सा मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई रिलेशन यू भी और यू भी रिलेशन पी क्यू। तो उसको इस कंडीशन में लिखते हैं, तो क्या आ गया, एक्स बी इक्वल्स टू वाई यू और यहाँ से आ गया ई क्यू इक्वल्स टू वी पी। दो कंडीशन अवेलेबल हो गए। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइडों के साथ। तो एक्स बी के साथ यू क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, एक्स भी यू क्यू और उधर का आएगा वाई यू भी पी। अब देखो यू भी इधर भी है यू भी इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, एक्स क्यू इक्वल्स टू वाई पी। अब देखो फिर हमारा कंडीशन के साथ सेटिस्फाई हो जाएगा, एक्स वाई रिलेशन पी क्यू बन गया। एक्स वाई रिलेशन पी क्यू मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो फिर से देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है, तीनों के तीनों ही सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये गिवन जो कंडीशन था ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए दोस्तों चले आते हैं हमारे अगला क्वेश्चन। यही क्वेश्चन हमारे इस रिलेशन जो चैप्टर हम लोग फॉलो कर रहे थे लास्ट 2-3 वीडियोस में, जो हम लोग रिलेशन के बारे में सीखे हैं, उसी कंडीशंस का ये आखिरी वाला सवाल होगा। रिलेशन का यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे फंक्शन के हिस्से में। तो रिलेशन का ये आखिरी सवाल है, समझ लीजिए अच्छा करके, दोबारा वीडियोस को अच्छी तरीके से फॉलो अप कीजिएगा। रिलेशन का पूरा कंसेप्ट आप लोग को क्लियर रहेगा, एग्जाम में आसानी से आप लोग उसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलते हैं आखिरी वाला सवाल, क्या है, सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए x belongs to z 0 less than equals to x less than equals to 12 given by r equals to a comma b such that a equals to b is an equivalence relation, find the set of all elements related to 1। तो क्या दिखाना है, हम लोग को एक सेट दे दिया गया है ए सेट में कंडीशन क्या दिया गया है ना, x बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर होगा, लेकिन उसका रेंज भी दिया है 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 12। इसका मतलब होता है इस सेट का एलिमेंट का वैल्यू 0 से शुरुआत होगा और 12 में जाके खत्म होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा रिक्वायर्ड सेट है। ये सेट हम लोग को दे दिया गया है। अब इसमें कंडीशन क्या चेक करने के लिए कौन सा रिलेशन बोले, बोले ए और बी दो एलिमेंट होंगे, लेकिन ए इक्वल्स टू क्या होना है, बी होना है। ए इक्वल्स टू अगर बी हुआ तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग चेक करेंगे। होगा कि नहीं होगा नहीं, हम लोग को एस्टेब्लिश करने के लिए ही बोला है। सो दैट का मतलब होता है वो रिलेशन होगा, सिर्फ हम लोग को प्रूव कर देना है कि हाँ वो सही है। और लास्ट में मांगा है कि रिलेटेड टू 1 क्या सेट हो सकता है, 1 के अगेंस्ट में क्या सेट बन सकता है, वो हम लोग कहेंगे। तो हम बाद में आते हैं 1 का हिस्सा, पहले हम लोग उसको इक्विवेलेंस एस्टेब्लिश करते हैं। ऑलरेडी हम आप लोगों को समझा चुके हैं कि इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये 3 कंडीशन चेक करने हैं। तो पहला चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होना था कि दोनों सेम होने थे, तो ए का ए ही होगा, तो ए इक्वल्स टू ए, ये करेक्ट होता है, मतलब ये बिलोंग्स टू आर होगा, तो आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव ऑन ए। तो ये तो एकदम सिंपल से हमारा रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ हो गया। अब चले आते हैं सिमेट्री में। सिमेट्री में क्या था ना, ए बी अगर रिलेटेड होगा तो बी ए को भी रिलेशन में आना चाहिए। तो हम लोग a इक्वल्स टू बी कह सकते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब a इक्वल्स टू बी। अब a इक्वल्स टू बी मतलब इसको घुमा के b इक्वल्स टू ए भी बोल सकते हैं, मतलब b कॉमा ए भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा, तो r इज सिमेट्रिक ऑन a, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। a इक्वल्स टू b होना
बी इक्वल टू ए होना, दोनों मतलब सेम ही होता है, तो यहाँ से ये रिलेशन हमारा एस्टेब्लिश हो जाता है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव में आते हैं। ट्रांजिटिव 3 कंडीशन होने चाहिए थे, तो हम लोग ए बी और बी सी को बिलोंग्स टू आर पकड़ते हैं। तो यहाँ से क्या होगा ना, ए इक्वल टू बी होगा, और यहाँ से क्या होगा ना, बी इक्वल टू सी होगा। तो ये तो तीनों इक्वल हो रहे हैं, तो फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ए इक्वल टू सी। तो ए सी भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर, मतलब आर इज ट्रांजिटिव ऑन ए। तो ये तीनों के तीनों एस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो उस हिसाब से ये रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब क्या मांगा था, एलिमेंट रिलेटेड टू 1। अगर 1 होगा तो 1 का सेट का वैल्यू क्या होगा, बोले सिर्फ 1 ही होगा। बोले कैसे, बोले 1 1 ही इक्वल होता है, 1 इक्वल टू 1 1 इक्वल टू 1 ही दिखाएगा। यहाँ पर भी 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 क्या होगा, तो 1 का जो सेट होगा उसका एलिमेंट सिर्फ एक ही रहेगा, क्या होगा, 1। तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तीनों के तीनों। तो हमारा फाइनल आंसर, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज सेट 1। सेट जब लिखेंगे तब कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम लोग उसका एलिमेंट लिखेंगे, तो एलिमेंट 1 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग रिलेशन चैप्टर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, तो 3 मेन चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यही लेके रिलेशन है। आइदर इनको डायरेक्टली प्रूव करने बोलेंगे और नहीं तो इक्विवेलेंस बोल देंगे। इक्विवेलेंस में तीनों के तीनों एस्टेब्लिश्ड होने हैं, और नहीं तो एक एक होगा तो उसका अलग अलग डिफिनेशन हम लोग करेंगे प्रूव करने। प्रूव करने के टाइम हम लोग क्या याद रखेंगे कि जब भी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे दोनों कंडीशन हमारा सेम होना चाहिए, ए, यही कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में रहा, बी कॉमा ए को भी रिलेशन में चेक करेंगे, अगर होगा तो उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे। और ट्रांजिटिविटी क्या करेंगे ना, ए कॉमा बी रिलेशन में रहेगा, बी कॉमा सी भी रिलेशन में रहेगा, तो ए कॉमा सी को भी रिलेशन में एस्टेब्लिश्ड होना है, अगर होगा तो उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। अलग अलग भी आ सकता है, और अगर तीनों के तीनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग रिलेशन को सॉल्व करते रहे।